कल कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में अमिताभ बच्चन ने जो बयान दिया उसको तमाम पार्टियां अपने हक में भुनाने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी नेता ने जहां कहा कि मंच पर बैठी ममता बनर्जी के लिए अमिताभ बच्चन का बयान एक तरह से संदेश था, तो वहीं टीएमसी ने कहा कि अमिताभ बच्चन ने जो कुछ कहा उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट देखिए। Questions are being raised on civil liberties and freedom of expression. अमिताभ बच्चन ने अतीत से अब तक सेंसरशिप झेल रहे सिनेमा की बात की। अमूमन बचकर बोलने वाले अमिताभ बच्चन ने अभिव्यक्ति की आजादी की बात की और कहा कि मंच पर बैठे उनके सहयोगी उनकी बात से सहमत होंगे। उस वक्त मंच पर शाहरुख खान भी थे। But even now, ladies and gentlemen, and I'm sure my colleagues on stage will agree, questions are being raised on civil liberties and freedom of expression. लेकिन बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने दावा किया कि अमिताभ बच्चन ने ये सब कोलकाता में कहा, जहां मंच पर ममता बनर्जी मौजूद थीं। मालवीय ने ट्वीट किया कि ये एक आतताई को आईना दिखाना है। देश ने जिनकी देखरेख में चुनाव बाद की सबसे खूनी हिंसा देखी। तृणमूल ने पलटवार किया। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने कहा कि आतताई शासन की निशानियां फिल्मों पर पाबंदी लगाना, पत्रकारों को गिरफ्तार करना और सच बोलने के लिए आम आदमी को सजा देना है। बोलने की आजादी पर पाबंदी का बस यही मतलब है और ये सब बीजेपी सरकार में हो रहा है, जबकि अमित मालवीय दूसरों पर यही आरोप लगाने में जुटे हैं। गुरुवार को अमिताभ बच्चन ने कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का उद्घाटन किया। ममता बनर्जी ने उन्हें भारत रत्न दिए जाने की मांग की। कहा कि एकता, मानवता और विविधता में एकता के लिए बंगाल की लड़ाई चलती रहेगी। शाहरुख ने भी नकारात्मकता और विभाजनकारी प्रवृत्ति की खबर ली, लेकिन इसके कुछ ही देर बाद बीजेपी ने बता दिया कि नकारात्मकता क्या होती है। क्या फिल्म के निर्माता और निर्देशक का यह दायित्व नहीं है कि वे सामने आकर के जो साधु संतों द्वारा आपत्तिजनक बातें प्रस्तुत की गई है उस पर वे अपना रुख स्पष्ट करें? निर्माता और निर्देशक की चुप्पी, उनकी खामोशी क्या यह दर्शाती है कि वे जानबूझ करके साजिश के तहत ओछी पब्लिसिटी बटोरना चाहते हैं? हम ये बोलेंगे, शाहरुख जी भी हमारे बहुत करीब है, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। वो जो बोले हैं उसके माफिक बहुत ठीक ही बोले हुए, शायद उसके बारे में हम फिर कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन हम ये बताएंगे जरूर कि हमको लगता कि पीपल्स इज द लास्ट वर्ड। अमिताभ बच्चन ने अपने स्पीच में पुराने जमाने में हुए सिनेमा पर हमला की जिक्र किए, लेकिन उससे आज जो सिनेमा पर हमला हो रहे हैं वो भी सामने उभर के आए। आज भी सिनेमा को टारगेट किया जा रहा है और सिविल लिबर्टीज और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर अटैक किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध त्रिपाठी के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। महापुरुषों का लगातार अपमान, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद, बेरोजगारी और रोजगार जैसे मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी यानी कि उद्धव गुट, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मुंबई में कल महामोर्चा करने वाली है। जवाब में बीजेपी माफी मांगो आंदोलन करेगी। देखिए रिपोर्ट। महापुरुषों के कथित अपमान, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद समेत महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों को लेकर महाविकास अघाड़ी शनिवार को मुंबई में हल्ला बोल नाम से विरोध मार्च करने जा रही है। विरोध मार्च से एक दिन पहले ही मुंबई पुलिस से इसकी इजाजत मिली। शनिवार को सुबह 11 से लेकर दोपहर 2 बजे तक की अनुमति है। मुंबई के भायखला से लेकर सीएसटी के करीब पहुंचकर ये मार्च खत्म होगा। इसके लिए राज्य भर से कार्यकर्ताओं को मुंबई बुलाया गया है। मुंबई से 2.5-3 लाख लोग इस मोर्चा में शामिल होंगे। महाराष्ट्र प्रेमींना आम्ही आवाहन करतो आहोत। महाराष्ट्र प्रेमियों को आह्वान करता हूं कि यही समय है जागने का और गलत के खिलाफ खड़े होने का। मैं सबको आमंत्रित करता हूं कि जिनके मन में महाराष्ट्र के लिए प्रेम है और चल रही गड़बड़ के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, वो मोर्चे में शामिल हो। ये सभी से विनती करता हूं। पूरा मोर्चामध्ये शामिल व्हावं ही माझी विनंती। विपक्ष के महामोर्चे को टक्कर देने के लिए बीजेपी भी मुंबई में माफी मांगो आंदोलन करेगी।
उद्धव गुट के संजय राउत ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म स्थान का गलत उल्लेख किया था। ये कहते हुए मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने घोषणा की है कि बीजेपी शनिवार को माफी मांगो आंदोलन करेगी, जिसमें मुंबई के 6 क्षेत्रों के सांसद और विधायक भाग लेंगे। वैसे हमारा संजय राउत और उद्धव जी की शिवसेना को ये सवाल है कि परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जन्म स्थल पर विवाद निर्माण करना, ये अफगानी सुपारी किसने दी है? उद्धव जी के शिवसेना की उपनेता डेप्यूटी लीडर सम्माननीय सुषमाताई अंधारे जी, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, वारकरी संप्रदाय, इनका अपमान करती है। मुंबई में हमने कल तय कर दिया है, मुंबई के 6 लोकसभा क्षेत्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी और विशेषतः उद्धव जी की शिवसेना माफी मांगो या आंदोलन हम करने वाले हैं। काले झंडे दिखाकर करने वाले हैं, ये सहन नहीं होगा। बीएमसी चुनाव करीब है और इसके बाद 2024 की लोकसभा और विधानसभा की चुनौती भी महाराष्ट्र में बड़ी है। ऐसे में शनिवार की तस्वीर देखने लायक होगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जयपुर पहुंच चुकी है। इस यात्रा को 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत की और कई अहम मुद्दों पर बयान दिया, लेकिन अपने बयान से घिरते भी नजर आए। हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट देखिए। भारत जोड़ो यात्रा का 100वां दिन, दौसा में जबरदस्त भीड़। ये सचिन पायलट के परिवार की पारंपरिक सीट है। अशोक गहलोत का अनुभव और सचिन पायलट का करिश्मा। दोनों के समर्थकों ने अलग अलग समय पर विरोध प्रकट किया है, लेकिन लगता है राहुल गांधी इस फंसे हुए मसले को नहीं सुलझाना चाहते। कोई निर्णय की स्थिति नहीं है, बड़ा क्लियर है। ये आपको मतलब ये थोड़ा थोड़ा होता रहता है पार्टी में, हमारी पार्टी में होता है। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। भैया मैं कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट खारगे जी हैं, आप ये सवाल उनसे पूछिए। सिर्फ राजस्थान में ही विधानसभा चुनाव नहीं है और सिर्फ राजस्थान में ही नेतृत्व की लड़ाई नहीं है। राजस्थान के ठीक बाद लोकसभा का चुनाव होगा। ऐसे में कांग्रेस दूसरी विपक्ष की पार्टियों के साथ काम करेगी या आपकी चुनौती को भापेगी? कांग्रेस पार्टी को सभी विपक्षी दलों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। ये किस तरह से होगा और क्या रणनीति होगी, ये आपको कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछना चाहिए। गुजरात में आप प्रॉक्सी थी, अगर आप वहां नहीं होती तो हम बीजेपी को हरा सकते थे। कांग्रेस के सामने राजनीतिक विडंबना कई हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत का नेतृत्व और उसके सामने सचिन पायलट की चुनौती। 2024 के चुनाव में ऑपोजिशन के साथ, विपक्ष के साथ काम करना, मिलके काम करना, और दूसरी ओर आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस का ही वोट काट रही है। और इन सब उलझे हुए राजनीतिक सवालों का जवाब कांग्रेस को कहां मिलेगा? शायद भारत जोड़ो यात्रा के सफर में ही इसे ढूंढना होगा। जयपुर से कैमरा पर्सन जेवियर टॉमस के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब अगली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां नए भूमि कानून की वजह से होटल कारोबारियों को ये डर सता रहा है कि कहीं उनका कारोबार बंद ना हो जाए। नजीर मसूदी की रिपोर्ट देखिए। कश्मीर में स्कीइंग के सबसे शानदार पर्यटन स्थल गुलमर्ग सैलानियों से भरा है। क्रिसमस आने वाला है और भीड़ और बढ़ेगी, लेकिन होटल वालों को फिक्र है कि कहीं आने वाले दिनों में उन्हें अपना कारोबार बंद तो नहीं करना पड़ेगा। नए भूमि कानून के तहत प्रशासन ने मालिकों से फौरन पट्टे पर ली गई जमीन लौटाने को कहा है। ऐसा ना करने पर उन्हें निकाल बाहर किया जाएगा। विपक्ष का कहना है कि भूमि कानून में यह बदलाव बेहद कठोर है और इसका मकसद स्थानीय लोगों से जमीन हथियाना है। इनकार करने का पहला हक उसको होना चाहिए जो वहाँ पे पहले से बैठा हो। आप रेट तय करिए, अगर वो आपका रेट नहीं भर सकता है या भरना नहीं चाहता है, फिर आप दूसरे को दे दीजिए, लेकिन पहला हक तो उसका होना चाहिए। ये ड्रैकोनियन है, ड्रैकोनियन लॉज है, और दुनिया में हमने कोई ऐसी जगह नहीं देखी है जहाँ पे
लोगों को इस तरह से कब्जे से खारिज किया जाएगा जिनके वहाँ बिल्डिंग्स बनी हुई, होटल, ज़्यादा कमर्शियल इदारे बने हुए। नई नीति के तहत सरकार खत्म होने वाले पट्टों को दोबारा बढ़ाने की बजाय उनकी ऑनलाइन नीलामी की जाएगी। ये जमीन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, कौशल विकास के अलावा पूर्व फौजियों, युद्ध विधवाओं, प्रवासी मजदूरों और निर्माण कर्मियों को दी जा सकती है। लेकिन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू के पुराने भूमि कानून पिछड़े हैं, जिनमें बदलाव की जरूरत है। करने का जो रूल है स्वाभाविक रूप से ठीक है। यहाँ के जो लैंड लॉज थे वो मैं कहूँ बड़े रिग्रेसिव थे, लोगों के हितों को ध्यान में रख करके नहीं बनाए गए थे और इसलिए सामान्य आदमी को सुविधा हो इसके लिए जो जरूरी बदलाव है वो किए जा रहे हैं। लैंड रिकॉर्ड के कारण ही यहाँ तमाम 40-45% मुकदमे जो हैं वो लैंड रिकॉर्ड के कारण चलते हैं, उनका डिजिटाइजेशन किया गया है। इस फैसले से हजारों कारोबारों पर असर पड़ेगा। होटल मालिकों का कहना है कि सिर्फ स्थानीय कारोबारियों ने ही घाटी में निवेश किया है और अब जब कुछ शांति लौटी है तो उनको बंद करने की योजना बन रही है। उनका कहना है कि वो पट्टे खरीदने के लिए बाजार के दाम देने को तैयार हैं। मेरी यही अपील है गवर्नमेंट से और आपकी वसादत से, मेहरबानी करके इसको रिकंसिडर करके इंसाफ के हिसाब से जमीन के इस नए कानून में अगर तब्दीली नहीं की गई तो बड़ी तादाद में बिजनेसमैन, होटलर्स और एंटरप्रेन्योर्स को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल किया जाएगा। यहाँ गुलमर्ग में जितने भी होटल हैं या हटमेंट्स हैं उन्हें लीज लैंड पे ही बनाया गया है, लेकिन सरकार कहती है इसमें अब इनको रिन्यू नहीं किया जाएगा बल्कि नए सिरे से ऑनलाइन ऑक्शन की जाएगी। अपोजिशन पार्टियों का कहना है कि ये बड़े पैमाने पे लोगों को अपनी बिजनेस से बेदखल करने का एक मंसूबा है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि जो पुराना लैंड लॉ था वो रिग्रेसिव था और उससे यहाँ के आम लोगों को कोई फायदा नहीं पहुँचता था। गुलमर्ग से नजीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और एनडीटीवी के रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी को मुंबई प्रेस क्लब के प्रतिष्ठित रेड इंक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। And the winner is Anurag Dwari from NDTV for the story Murder Convict Bajrang Dal leader behind attack on Ashram set. अनुराग द्वारी को क्राइम कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। अनुराग को ये अवार्ड आश्रम सीरीज के सेट पर हमले की स्टोरी के लिए दिया गया है। इस हमले के पीछे बजरंग दल के एक नेता का हाथ था जो हत्या के एक मामले में दोषी करार दिया गया था। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। शो की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।